और इस वक्त की बड़ी खबर आपको श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बता दें। आरोपी आफ्ताब अमीन को दिल्ली पुलिस आज 12 बजे साकेत कोर्ट में पेश करेगी, जहां पुलिस की कोशिश उसे एक बार फिर से रिमांड पर लेने की होगी ताकि वो इस मामले की तह तक पहुंच सके और अहम सबूतों को जुटा सके। इसके अलावा आफ्ताब का नार्को टेस्ट करवाने की भी पुलिस की आज तैयारी है ताकि उसके इस हत्याकांड के राज को उगलवाया जा सके। क्योंकि दिल्ली पुलिस की दलील है कि अभी तक इस वारदात में इस्तेमाल हथियार और श्रद्धा के मोबाइल फोन समेत दूसरी चीजें बरामद नहीं हुई हैं। लिहाजा आरोपी आफ्ताब को फिर से रिमांड पर लेने की सख्त जरूरत है। खबर है कि दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि कोर्ट से कम 1 हफ्ते की रिमांड मिल जाए, यानी उस 1 हफ्ते में पुलिस आफ्ताब से वो सारे राज उगलवाना चाहती है जो इस हत्याकांड से जुड़े हैं। क्योंकि खबर है कि पुलिस के पास फिलहाल उसके खिलाफ सबूत कम है। और सबसे बड़ा सबूत श्रद्धा के शव के अलग अलग टुकड़े हैं जो अब तक बरामद नहीं हो सके हैं। बताया गया कि पुलिस आफ्ताब को लेकर उन जगहों पर जाएगी जहां कहा जा रहा है कि उसने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े फेंके थे। पुलिस की ये भी दलील है कि चूंकि मर्डर 6 महीने पहले हुआ था, इसीलिए इस हत्याकांड के ज्यादातर सबूत मिट चुके हैं। ऐसे में उसे सबूतों को इकट्ठा करने के लिए और वक्त चाहिए। कहा जा रहा है कि इस मामले की जाँच काफी हद तक फॉरेंसिक और साइंटिफिक रिपोर्ट्स पर टिकी है। इससे पहले पुलिस ने एम्स अस्पताल में आफ्ताब का मेडिकल टेस्ट भी कराया। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस आरोपी आफ्ताब अमीन का नार्को टेस्ट करवाने की तैयारी में जुटी है, जिसके लिए पुलिस अदालत से अपील करेगी ताकि नार्को टेस्ट के जरिए आफ्ताब सच्चाई बयान कर दे। क्योंकि आरोप है कि दिल्ली पुलिस की अब तक की पूछताछ में उसने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। वो पुलिस के सवालों को गोलमोल जवाब देने में जुटा है ताकि वो मामले को गुमराह कर सके। ऐसे में पुलिस को उम्मीद है कि इस टेस्ट से उसे सच्चाई का पता चल जाएगा। बताया गया कि पुलिस नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब से हत्या से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी। जैसे उसने किस तरह श्रद्धा की हत्या की, उसके बाद उसने कैसे उस शव को ठिकाने लगाया, ताकि वो उन्हीं एंगल से आगे अपनी जांच को आगे बढ़ाए। इसके लिए पुलिस कोर्ट में अपील करेगी और अगर उसे मंजूरी मिल जाती है तो फिर आरोपी से भी इसकी रजामंदी जरूरी होगी, क्योंकि कानून के मुताबिक इस टेस्ट के लिए आरोपी की रजामंदी भी जरूरी है। और अगर सब कुछ दिल्ली पुलिस के प्लान के मुताबिक हुआ तो पुलिस वो सारे राज उससे जान लेगी जो अब तक आफ्ताब पुलिस से छिपा रहा है। तो श्रद्धा हत्याकांड मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कत्ल की साजिशें बेपर्दा हो रही हैं। आफ्ताब ने पूरी प्लानिंग से श्रद्धा को मौत की घाट उतारा ताकि कोई सबूत ना छूटने पाए। इसके लिए उसने अपना शातिर दिमाग चलाया और एक खास केमिकल का इस्तेमाल किया था ताकि सबूत ट्रेस ना हो पाए, कोई खून के धब्बे ना दिख जाएं। इसीलिए मौका वारदात पर जब फॉरेंसिक टीम पहुंची तो उसे कोई खून के धब्बे या सुराग नहीं मिले। फॉरेंसिक टीम हैरान थी क्योंकि आरोपी आफ्ताब ने हत्या से पहले एक खास केमिकल का इस्तेमाल किया था ताकि सबूत न दिख पाए। आफ्ताब के इस केमिकल प्लानिंग की जानकारी बेंजीन टेस्ट के बाद पता चली है। फॉरेंसिक टीम बेंजीन टेस्ट के दौरान घर में हर उस जगह पर केमिकल फेंकती है जहां जहां खून के धब्बे या कोई सुराग होने की आशंका होती है। इस दौरान जहां खून होता है उसका रंग बदलकर लाल हो जाता है, लेकिन घर में केवल किचन के लोअर सेफ में जहां गैस सिलेंडर रखते हैं वहां खून के धब्बे मिले। इसके अलावा बेंजीन टेस्ट में कहीं भी खून के धब्बे या सुराग नहीं मिले हैं। जांच टीम ने फ्रिज में भी यही टेस्ट किया, लेकिन वहां भी कोई ब्लड सैंपल नहीं मिला, जिसको लेकर पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी हैरान है। फॉरेंसिक टीम के बेंजीन टेस्ट से ये बात साफ हो गई कि श्रद्धा को मारने से पहले आरोपी आफ्ताब ने अपने शातिर दिमाग से सारे सबूत मिटाने की योजना बनाई थी। श्रद्धा के कत्ल के आरोपी आफ्ताब अमीन पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। उसके खिलाफ कई सबूत भी मिले हैं जिससे उसका बच पाना नामुमकिन है। पहला सबूत क्या है वो आप देखिए। पहला सबूत ये है कि आफ्ताब ने खुद श्रद्धा की हत्या की बात को कबूल लिया है। दूसरा बड़ा सबूत वो फ्रिज है जिसमें उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े करके रखे थे और उसके दुकानदार का बयान, जिस दुकान से चाकू खरीदा गया उसका बयान भी सामने आया, उस दुकानदार का बयान भी आया। हाथ में कट लगने के बाद जिस डॉक्टर के पास आफ्ताब गया उसका बयान भी आया। जंगल से बरामद 13 हड्डियां जो जांच के लिए गई हैं, उससे पता चलेगा कि ये हड्डियां श्रद्धा की हैं या नहीं। फॉरेंसिक टीम को किचन में एक जगह खून के धब्बे भी मिले हैं। 7वां सबूत यह है कि आफ्ताब ने 54,000 रुपए श्रद्धा के अकाउंट से ट्रांसफर किए थे। तो खबर है कि दिल्ली शिफ्ट होने से पहले जब श्रद्धा और आफ्ताब मुंबई में एक साथ रहा करते थे, तब भी उनके बीच मारपीट होती रहती थी। वो दोनों मुंबई के पास वसई की एक सोसाइटी में रहा करते थे।
और इस सोसाइटी के जिस फ्लैट में श्रद्धा और आफताब रहते थे वहां न्यूज 18 की टीम भी पहुंच गई। पता लगा कि वो दोनों सोसाइटी के फ्लैट नंबर 201 में रहते थे और उस मकान को किराए पर लेने के लिए उन दोनों को खुद को पति पत्नी बताया था। यानी मकान लेने के लिए जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है उसमें उन दोनों ने शादीशुदा होने का दावा किया था, जबकि कहा जा रहा है कि शादी के मुद्दे पर ही उन दोनों के बीच लड़ाई होती थी, क्योंकि आफताब इसके लिए तैयार नहीं था और आरोप है कि उसने दिल्ली आने से पहले मुंबई में भी श्रद्धा के साथ मारपीट की थी। वो लोग आपस में झगड़ा करते थे, जो भी करते थे उसके घर में, और ज़्यादा वो लोग किसी से बात नहीं, किसी से आस पड़ोस में उन लोग का लेना देना कोई नहीं था। बताया गया कि मुंबई के इस मकान में वो दोनों करीब 6 महीने तक रहे और इसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। और इस बीच आरोपी आफताब का एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया जिसमें दिल्ली पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाते हुए दिखाई दी है। गली में आफताब को हथकड़ी लगाकर ले जाती ये पुलिस की वीडियो आप देख रहे हैं, जो कि 9 नवंबर का बताया जा रहा है। तो यानी कि अब से कुछ दिन पहले भी इसी तरीके से पुलिस आफताब को क्राइम सीन पर लेकर गई है, पूछताछ की जा रही है। अभी भी पुलिस कल किस तरीके से क्राइम सीन पर लेकर गई और सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई। श्रद्धा और आफताब की कहानी की शुरुआत होती है एक डेटिंग ऐप से। इसी डेटिंग ऐप पर दोनों मिले थे और फिर शुरू होती है भयानक कत्ल की दास्तान और अंजाम श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़ों के रूप में सामने आता है। ये डेटिंग ऐप आसानी से डाउनलोड हो जाता है। आप भी देखिए डेटिंग ऐप की ये कहानी। श्रद्धा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस डेटिंग ऐप से वो अपनी जिंदगी के नए और हसीन सपने संजो रही है वो उसकी मौत की पहली सीढ़ी है, जिसके बाद वो 35 टुकड़ों में काट दी जाएगी। ये एक ऐसा डेटिंग ऐप है जिसे प्ले स्टोर पर आसानी से डाउनलोड करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ऐप में तस्वीर लगाने और सारी जानकारी डालने के बाद आपको लड़के या लड़कियों के प्रोफाइल नोटिफिकेशन के जरिए दिखाई देने लगेंगे। इसी डेटिंग ऐप पर श्रद्धा की मुलाकात आफताब से हुई थी। तो उसके ऐप पे जो है वो आफताब की प्रोफाइल का ऑप्शन आया होगा और उसने जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टिक का मार्क है उसे उसने सिलेक्ट किया होगा, जिसके बाद जो है वो टिक करने के बाद उससे वहां पर बातचीत करने की शुरुआत हो गई होगी। वहीं आफताब ने इस ऐप में श्रद्धा के प्रोफाइल को टिक किया होगा और उसके बाद दोनों की पहली बार हम बात बता दें कि पहली बार दोनों की बात जो है वो उसी डेटिंग ऐप से जो है इसकी शुरुआत हुई कि उनकी प्रेम कहानी की जो है। इस ऐप में आपसे व्यक्ति कितनी दूरी पर है वो भी दिखाई देता है। अगर आप देखें कि यहाँ पर एक क्रॉस का निशान है और एक यहाँ टिक का निशान है, तो अगर मुझे इस लड़की का प्रोफाइल अच्छा लगता है तो मैं इस प्रोफाइल को टिक कर सकती हूँ और उसके बाद इस लड़की से कांटेक्ट में आ सकती हूँ। और साथ ही आप देखें कि यहाँ पर ये भी लिखा है कि ये जो लड़का है वो 3 किलोमीटर दूर है जहाँ पर मैं हूँ। पहले चैटिंग, फिर मुलाकात, बाद में प्यार और अंजाम बेरहमी से श्रद्धा की हत्या। अब श्रद्धा के कत्ल के आरोपी आफताब को फांसी देने और डेटिंग ऐप्स को बंद करने की मांग को लेकर शिवसेना मुंबई की सड़कों पर उतर गई है। लखनऊ में भी एक लड़की की हत्या से बवाल मचा हुआ है। लखनऊ की निधि गुप्ता को 4 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। आरोपी सूफियान पर जो है वो फरार है और न केवल सूफियान बल्कि उसका पूरा परिवार फिलहाल फरार चल रहा है। इस मामले में निधि गुप्ता के परिवार वालों ने जो बयान दिया है उससे पूरा मामला लव जिहाद का लग रहा है। इस बीच पुलिस आरोपी सूफियान को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही है। तो वहीं लखनऊ में निधि के शव को सड़क पर रखकर परिवार के लोगों ने प्रदर्शन किया। लखनऊ में अधिकारियों के काफी आश्वासन के बाद परिवार वालों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया और शव को अंतिम संस्कार के लिए भेजा। मामला लखनऊ के दुबग्गा के डूडा कॉलोनी का है, जहां दोस्ती नहीं करने पर निधि को 4 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया गया। आरोप सूफियान पर लगा है। उस लड़के ने ही धक्का दिया है शायद, हाँ, उसी की वजह से वो मरी हो। आरोप ये भी है कि सूफियान के इरादे केवल दोस्ती करने के नहीं थे, बल्कि वो निधि से शादी भी करना चाहता था। इसके लिए निधि पर वो धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाता था। आरोप है कि काफी दिनों से सूफियान निधि को परेशान कर रहा था और उसे एक मोबाइल फोन भी दिया था। के मध्य अवधि चुनाव में राष्ट्रपति बाइडेन को बड़ा झटका लग गया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी बहुमत में आ गई है, बाइडेन के डेमोक्रेटिक पार्टी से आगे निकल गई है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन को 218 सीटें हासिल हुई हैं, तो वहीं डेमोक्रेटिक को महज 208 सीटें ही मिल पाई हैं।
उधर नेटो में जिस जंग की आहट ने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े किए हुए हैं, उसका आगाज होता दिख रहा है। पहला एक्शन नेटो के सदस्य तुर्की की तरफ से हुआ। खबर है कि तुर्की ने नेटो के दूसरे देश ग्रीस की हवाई सीमा में अपने 2 F-16 फाइटर जेट घुसा दिए। यानी तुर्की ने ग्रीस के घर में घुसकर उसे सीधी सीधी चुनौती दे डाली। बताया गया कि तुर्की के 2 F-16 लड़ाकू विमानों ने ग्रीस के किनारोस टापू के ऊपर से 33,000 फीट की ऊंचाई पर सुबह के वक्त उड़ान भरी। लेकिन न तो तुर्की ने इसके लिए ग्रीस से इजाजत ली और न ही अपना फ्लाइट प्लान उसे बताया। हालांकि ग्रीस के फाइटर एयरक्राफ्ट ने तुर्की के विमानों को इंटरसेप्ट कर लिया, मगर तुर्की ने यह जता दिया कि अभी भले ही उसके विमान ग्रीस के आसमान का चक्कर लगाकर लौट आए, लेकिन तुर्की ग्रीस को दिन दहाड़े दहला भी सकता है। यहां तुर्की की दिन दहाड़े ग्रीस की एयर स्पेस में जेट उड़ाने की टाइमिंग इसलिए अहम है क्योंकि 2 महीने पहले ही तुर्की के राष्ट्रपति ने ग्रीस पर हमले की खुली धमकी दी थी और बेधड़क कहा था कि तुर्की रात में ग्रीस पर धावा बोल सकता है। लेकिन तुर्की के लड़ाकू विमान सुबह ही ग्रीस में घुस गए। जबकि सितंबर में रजब ताइब एर्दोआन ने ग्रीस को धमकाया था कि तुर्की अचानक एक रात आ सकता है। वो जिस बारे में बात कर रहे हैं वो कोई सपना नहीं है। वक्त आने पर तुर्की वो करने के लिए बिल्कुल तैयार है जिसकी जरूरत है। लेकिन तुर्की के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि उसे ग्रीस पर चोरी छिपे हमला करने के लिए रात के अंधेरे की आड़ लेने की जरूरत नहीं। वो दिन के उजाले में ही ग्रीस की हवाई सीमा में दाखिल हो गया, जिसके बाद तुर्की और ग्रीस में युद्ध की आशंका और भी ज्यादा गहरा गई। ये शक इसलिए भी पुख्ता हो रहा है क्योंकि पिछले महीने स्वीडन की एक न्यूज वेबसाइट नॉर्डिक मॉनिटर ने भी खबर छापी थी कि तुर्की ग्रीस पर टॉप सीक्रेट हमले की पूरी प्लानिंग कर चुका है। और उस हमले को अंजाम देने के लिए तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी की एक बेहद खुफिया यूनिट पूरी तरह तैयार बैठी है। उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि तुर्की की खुफिया एजेंसी अपने राष्ट्रपति रजब ताइप एर्दोआन की बस एक हाँ के इंतजार में है। ऐसे में हो सकता है कि तुर्की अपने जेट ग्रीस में भेजकर उसकी टोह लेने में लगा हो। तुर्की और ग्रीस की लड़ाई आज की नहीं है, लेकिन बीते कुछ वक्त से दोनों एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने से बाज नहीं आ रहे। तुर्की और ग्रीस के बीच एजियन सागर है और इस समंदर में मौजूद टापुओं पर दोनों देश भिड़े हुए हैं। तुर्की ने ग्रीस के जिस किनारोस टापू के ऊपर अपने जेट उड़ाए वो भी एजियन सागर में ही है। तुर्की का आरोप है कि उसके तट के पास ग्रीस एजियन सागर के टापुओं पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है। इसलिए तुर्की चाहता है कि ग्रीस उन टापुओं से अपनी सेना हटाए। लेकिन ग्रीस तुर्की की मांग को बेबुनियाद बताकर खारिज कर चुका है। ये दोनों देश बीते 50 साल में 3 बार जंग लड़ते लड़ते बचे हैं, लेकिन इस बार मामला बहुत ज्यादा सीरियस है। डर है कि कहीं इस बार दोनों वाकई एक दूसरे पर टूटना पड़े और यूक्रेन की जंग के बीच ही यूरोप में एक और जंग छिड़ जाए। ऐसी जंग जो नेटो में 2 फाड़ करके रख दे। इसलिए नेटो के दूसरे देश फ्रांस और इटली ग्रीस की मदद के लिए उसके साथ खड़े हो गए और ग्रीस, इटली और फ्रांस की नौसेनाओं ने समंदर में तुर्की से निपटने के लिए हाथ मिला लिया। तीनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने मुलाकात की और फैसला लिया कि वो आपस में रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे और ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल भी ज्यादा करेंगे। इस बीच खबर है कि खैरसौन में यूक्रेन की तगड़ी वापसी देखने के बाद रूस ने पुतिन की मांद कहे जाने वाले काला सागर से अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन की नेवी ने दावा किया कि रूस ने काला सागर में कलिब्र क्रूज मिसाइलें ले जाने वाले जंगी जहाजों की संख्या पर कैंची चला दी है। जबकि जंग की शुरुआत में ही रूस ने यूक्रेन पर कलिब्र क्रूज मिसाइलें दाग दाग कर उसकी कमर तोड़कर रख दी थी। यूक्रेन की नौसेना के पास मौजूद खुफिया जानकारी कहती है कि पिछले कुछ महीनों तक काला सागर में कलिब्र मिसाइल से लैस रूस के 3 से 5 जंगी जहाज कमर कसे रहते थे, लेकिन पिछले महीने के आखिर में इन जहाजों की संख्या गिरने लगी। एक दिन पहले तो यूक्रेन की नेवी ने ऐलान कर दिया कि काला सागर में रूस का एक भी ऐसा शिप मौजूद नहीं है जिस पर कलिब्र क्रूज मिसाइल तैनात हो। यूक्रेन ने इससे पहले कहा था कि रूस का मिसाइलों का जखीरा खत्म होता जा रहा है। 500 में उसकी करीब आधी कलिब्र मिसाइलें स्वाहा हो चुकी हैं और अब जब मिसाइलें ही नहीं बची तो उनको ले जाने वाले जंगी जहाजों का क्या काम। मतलब जहां रूस ने जंग के पहले दिन ही कुंडली मार ली थी, यूक्रेन का दावा है, वहां से रूस बोरिया बिस्तर समेटकर चलता बन रहा है। और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से, जहां पर बताया जा रहा है कि टीएमसी नेता के घर पर रखे बम को गेंद समझकर खेलने गए एक बच्चे की विस्फोट के बाद मौत हो जाती है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से, जहां पर टीएमसी के एक नेता के घर पर बम विस्फोटक चीज रखी हुई थी जिसे गेंद बच्चे ने समझा और वो खेलने गया और उसी दौरान विस्फोट होने के कारण बच्चे की जान चली गई। धमाके में एक बच्चे की मौत हो गई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। तो टीएमसी नेता के घर से ये बम ले गए थे बच्चे,
दरअसल उन्हें लगा ये गेंद है, वो खेलने के लिए लेकर गए, लेकिन उसी दौरान उसमें विस्फोट हो जाता है और खेलते वक्त बम फटने से धमाका हुआ, जिसमें एक बच्चे की जान चली गई और 2 घायल बताए जा रहे हैं। और अब खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने से हड़कंप मच गया। असल में ताजगंज वार्ड में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां अवैध कॉलोनी में बुलडोजर चलाकर 1 दर्जन से ज्यादा निर्माणाधीन मकानों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान सड़कें, पिलर और दीवारों को भी तोड़कर जमींदोज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यहां करीब 8000 स्क्वायर मीटर में बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी बसाई जा रही है। कुछ मकान अधूरी हालत में खड़े थे तो कुछ प्लॉटों पर पिलर और दीवारें खड़ी कर दी गई थी, जिसको बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इधर जापान ने दावा किया कि उसने चीन के 2 लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया। जापान का आरोप है कि चीन के ये लड़ाकू विमान खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उसके हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश में थे। और चीन की इस चाल का पता चलते ही जापान ने उस पर ऐसा प्रहार किया कि चीन के लड़ाकू विमानों का दूर दूर तक कुछ पता नहीं चला। ये दावा किया गया जापान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से। जापान के मुताबिक चीन का एक ड्रोन जापान की सीमा के आसपास स्पॉट किया गया। वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ खुफिया जानकारी जुटाने वाला चीन का एक Y9 लड़ाकू विमान और Y9 गश्ती विमान भी देखा गया। जापान का दावा है कि ऐसे में उसने चीन के ड्रोन समेत दोनों फाइटर जेट को खदेड़ दिया और चीन को ऐसा सबक सिखाया कि वो अगली बार जापान के हवाई क्षेत्र में घुसने की सोचेगा भी नहीं। बताया जा रहा है कि चीन ने यह कदम तब उठाया जब जापान और अमेरिका की सेना मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जो प्रशांत महासागर में मौजूद जापान के योनागुनी टापू में चल रहा है, ताकि किसी भी स्थिति में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जापान हर वक्त तैयार रहे। जापान ने दावा किया कि चीन के इन लड़ाकू विमानों ने ओकिनावा और मियाको आइलैंड के बीच उड़ान भरी। दावा है कि ये फाइटर जेट जापान के पास मियाको स्ट्रेट को पार करके ओकिनावा के पूर्वी तट तक पहुंचे, जिसके बाद वो वहां से उत्तर की तरफ मुड़ गए। जबकि शायद ही कभी ऐसा देखा गया है कि 2 द्वीपों के बीच उड़ान भरने के बाद चीन के विमानों ने उत्तर की तरफ उड़ान भरी। यही वजह रही कि चीन के इस कदम ने जापान को असमंजस में डाल दिया। यानी चीन ने एक बार फिर ऐसी चाल चली जिसमें जापान उलझ गया, क्योंकि चीन के दोनों लड़ाकू विमान और ड्रोन जिस रास्ते से आए थे उसी रूट से लौट भी गए। हालांकि जापान के मुताबिक उसने चीन के लड़ाकू विमान को खदेड़ डाला, लेकिन उसने चीन को किस तरह जवाब दिया, चीनी ड्रोन और विमानों को खदेड़ने के लिए उसने किस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया, ये सब नहीं बताया और ना ये जानकारी दी कि उसे चीन के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने में कितना वक्त लगा। लेकिन इतना जरूर कहा कि जापान के हवाई क्षेत्र में चीन के ड्रोन और दोनों लड़ाकू विमानों को घुसने नहीं दिया गया। और जापान ने इस बात को फिर दोहराया कि वो चीन की सैन्य चाल पर नजर रखे हुए है और हवाई सीमा के उल्लंघन पर जापान कार्रवाई से कभी पीछे नहीं हटेगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद भारत वापस लौट आए हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर दुनिया भर के कई बड़े देशों से, कई बड़े नेताओं से माफ कीजिएगा मुलाकात की इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अगले G20 सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को शुभकामनाएं भी दी हैं। 1 दिसंबर से हिंदुस्तान इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया से इसकी अध्यक्षता ग्रहण करके आए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ ट्विटर पर एक फोटो को साझा किया और लिखा कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए हमारा गठबंधन ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो बाइडेन ने दरअसल ये तस्वीर न केवल ट्वीट की है बल्कि ये भी लिखा कि ये तस्वीर ये दिखाती है कि कैसे वैश्विक स्तर पर ये तीनों ही देश गठबंधन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रूस खैरसोन पर एक बार फिर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी में जुट गया। पश्चिमी मीडिया ने ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के हवाले से दावा किया कि इस बार पलटवार के लिए रूस खैरसोन में अपने कब्जे वाले हेनिचेस्क शहर को लॉन्च पैड बना सकता है। मतलब यह कि खैरसोन हाथ से जाता देख पुतिन ने वही तेवर दिखाने शुरू कर दिए जैसे उन्होंने अक्टूबर की शुरुआत में क्राइमिया के कर्ज ब्रिज पर हुए हमले के बाद दिखाए थे। और ईरान से मिले घातक ड्रोन से पुतिन ने वहां ऐसा कहर बरपाया था कि पूरा यूक्रेन दहल उठा था। ऐसा माना जा रहा है कि खैरसोन में हार को पुतिन ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है और वो इसे किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। और इसके लिए उन्होंने दक्षिण यूक्रेन के हेनिचेस्क शहर को अपना किला बनाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसे रूस ने अपने कब्जे वाले खैरसोन प्रांत के इलाकों की अस्थायी राजधानी भी घोषित कर दिया।
खबर है कि जल्द ही पुतिन वहां अपनी भारी भरकम फौज को तैनात कर सकते हैं, जो वहां अपने हाथ से निकल चुके इलाकों को दोबारा हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी, जिसके बाद खैरसॉन में डटी ज़ेलेंस्की की सेना पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि एक दिन पहले जिस तरह पुतिन ने यूक्रेन के शहरों में मिसाइलों की बरसात की, उससे पूरा यूक्रेन थर्रा उठा। इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि खैरसॉन में अपने कब्जे वाले इलाकों से रूसी सेना का पीछे हटना कहीं पुतिन की चाल तो नहीं, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने खैरसॉन के जिस शहर से पलटवार का प्लान तैयार किया, वो यूक्रेन की सेना को अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर की रेंज में नहीं है। साथ ही रूस के लिए शहर में क्राइमिया के जरिए हथियारों की सप्लाई करना भी आसान होगा। असल में जितनी आसानी से खैरसॉन में पुतिन की सेना ने घुटने टेके, उसने रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया था, क्योंकि रूसी सेना ने उस शहर को छोड़ दिया जहां जंग की शुरुआत से ही उसने कब्जा जमा रखा था। और ये प्रांत रूस के कब्जे वाले क्राइमिया से जमीन के रास्ते जुड़ा हुआ है, जिसका फायदा उठाकर रूस की सेना ने जंग की शुरुआत में ही टैंक और दूसरे घातक हथियार खैरसॉन पहुंचा दिए थे। और 24 फरवरी को यूक्रेन पर धावा बोलने के कुछ ही दिनों में उसने वहां से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया था। और अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब पुतिन ने खैरसॉन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया में रेफरेंडम करवाया था और ऐलान कर दिया था कि इन इलाकों पर उनका कब्जा है। ऐसे में खैरसॉन को बचाए रखना रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके लिए पुतिन की सेना कुछ भी कर गुजरने को तैयार नजर आ रही है। और आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस इलाके में ज़ेलेंस्की की फौज और पुतिन की सेना के बीच जंग और तेज हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि खैरसॉन में जीत के बाद ज़ेलेंस्की की फौज के हौसले बुलंद हो चुके हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने रूसी सेना के कब्जे में जा चुके 50% इलाकों को दोबारा हासिल कर लिया है और वो जल्द ही रूसी सेना को दूसरे इलाकों से खदेड़ने के लिए कमर कस चुकी है। खबर है कि लुहांस्क और जापोरिजिया में भी यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज की हालत खस्ता कर दी है। वहां के भी कई इलाकों में ज़ेलेंस्की के सैनिक काफी अंदर तक घुस चुके हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की तरफ से हमले के बढ़ते खतरे को देखते हुए जर्मनी ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दी। आशंका यह जताई जा रही है कि यूक्रेन की तरह ही पुतिन कभी भी जर्मनी पर हमले का आदेश दे सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ना तय है, क्योंकि जर्मनी सैन्य संगठन नेटो का सदस्य है, जिसके एक नियम के मुताबिक अगर इस संगठन में शामिल किसी भी देश पर हमला होता है तो सारे सदस्य देश हमला करने वाले देश के खिलाफ जंग का बिगुल बजा देंगे। मतलब ये कि अगर पुतिन की सेना जर्मनी में घुसी या फिर जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो नेटो और रूस आमने सामने आ जाएंगे और इसके बाद ऐसी जंग शुरू होगी जिससे पूरी दुनिया थर्रा जाएगी। असल में युद्ध शुरू होने के बाद जर्मनी ने ही यूक्रेन को सबसे पहले 14 होवित्जर और दूसरे घातक हथियारों की सप्लाई की थी। और दावा है कि इसी वजह से रूस जर्मनी से नाराज है। जर्मनी की वेबसाइट डेर स्पीगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी पर रूस किसी भी वक्त हमला कर सकता है, जिसे देखते हुए जनरल एबरहर्ड जॉन ने सेना को जंग के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया। जिसका मतलब यह है कि यूक्रेन के बाद पुतिन की नजर जर्मनी पर टिक गई है। पश्चिमी मीडिया का तो यहां तक कहना है कि रूस जर्मनी को एटम बम गिराकर एक झटके में ही दुनिया के नक्शे से मिटा देने की तैयारी में है और इसके लिए वो हाइपरसोनिक मिसाइल सरमात का इस्तेमाल कर सकता है। लीक हुए गोपनीय दस्तावेजों के मुताबिक रूस से बढ़ते खतरे को देखते हुए जर्मनी की सेना जंग की तैयारियों में जुट गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी A400M ट्रांसपोर्टर विमान, लड़ाकू विमान यूरोफाइटर टाइफून और कई ड्रोन खरीदने की तैयारी में है। इनके अलावा जर्मनी NH-90 हेलीकॉप्टर, 579 सैन्य वाहन और 503 बख्तरबंद गाड़ियां भी खरीदेगा। रूस से मुकाबले के लिए जर्मनी ने नए युद्धपोत और पनडुब्बियों को भी खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है और सेना की ताकत बढ़ाने के लिए जर्मनी अपने ज्यादातर सैनिकों को माली से वापस लाने में भी जुटा है, जिन्हें UN की तरफ से वहां तैनात किया गया है। मतलब ये कि रूस से युद्ध लड़ने के लिए जर्मनी ने कमर कस ली है। यही नहीं, जर्मनी ने नेटो से भी तैयार रहने की बात कही है ताकि हमला होने पर रूस को करारा जवाब दिया जा सके। हरियाणा के रेवाड़ी में पार्किंग को लेकर दो पड़ोसियों में झड़प हो गई। एक गुट ने दूसरे गुट पर हमला कर दिया, जिसमें मां बेटे को गंभीर चोटें आईं। हरियाणा के रेवाड़ी में मामूली विवाद को लेकर दो पड़ोसियों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक गुट ने दूसरे गुट पर हमला कर दिया और जमकर लाठियां बरसाई, जिसमें मां और बेटे बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना का पूरा वीडियो घर में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। दरअसल दो पड़ोसियों में घर के सामने बनी पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद एक गुट ने दूसरे गुट को धमकी भी दी और बीती रात अचानक आरोपियों ने पड़ोसी परिवार पर हमला कर दिया। इस दौरान पीड़ित की मां जब बीच बचाव करने आई तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनके दोनों हाथों में गंभीर चोटें आई। क्योंकि हमने अभी एक दिन पहले क्या है ना, अपना खंबा शिफ्ट किया था मकान का, तो मकान का खंबा तो शिफ्ट कर दिया था, बट इन्होंने उस पर झगड़ा कर दिया और फिर उस टाइम धमकी दे के चले गए। तो जो हम बताएंगे, मुझे नहीं मालूम था कि नेक्स्ट डे हमारे साथ ये वारदात करेंगे। रात को 10 बजे सीधे पूरे हमारे घर पे इन्होंने हमला कर दिया।
फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर 6-7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज कर दी। तुर्की ने दावा किया कि उसने उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों का एक और मजबूत गढ़ ध्वस्त कर दिया। तुर्की उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया दोनों जगह कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है। उसका कहना है कि उत्तरी सीरिया में सक्रिय एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की विंग है, जिसे खत्म करने के लिए तुर्की लगातार उत्तरी सीरिया पर बमबारी कर रहा है। उसने इसका वीडियो भी जारी किया जिसमें तुर्की की तोपें सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले करती नजर आईं। वीडियो में एयर स्ट्राइक के भी सबूत दिए गए और दिखाया गया कि कैसे उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों का एक मजबूत गढ़ ध्वस्त कर दिया गया। तुर्की उत्तरी सीरिया में पीस स्प्रिंग ऑपरेशन चला रहा है, जिसके लिए उसने सीमा पर 2 तोपें भी तैनात की हुई हैं, जो रुक रुक कर सीरिया में कुर्दों के ठिकानों पर गोले दागती रहती हैं और उन्हें ध्वस्त करती जाती हैं। तुर्की ने दावा किया कि इस बार उसने वहां कुर्द लड़ाकों को मारने के साथ साथ उनके कई हथियारों को नुकसान पहुंचाया। तुर्की ने जानकारी दी कि हमले से पहले उसने कुर्द लड़ाकों की सही लोकेशन का पता लगाया और मौका देखकर उन पर बमबारी शुरू कर दी, जिसमें एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के 2 MLRA वेपन सिस्टम, 1 हथियारों का डिपो और बहुत सारा गोला बारूद खत्म हो गए। और तुर्की इसे अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मान रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि इतने ज्यादा हथियार और गोला बारूद के नुकसान की भरपाई पीकेके की विंग एसडीएफ से नहीं हो पाएगी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के ओरियो शहर में एक तेल डिपो पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया गया। बताया गया कि जैसे ही ड्रोन फटा वहां जोरदार धमाका हुआ, जिसकी गूंज दूर तक सुनाई पड़ी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ड्रोन के जरिए पहले तेल डिपो की निगरानी की गई, इसके बाद उसे टारगेट दिया गया। खबर है कि तेल डिपो को उड़ाने के लिए आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। बताया गया कि ड्रोन जैसे ही टारगेट से टकराया, वहां इतना तेज धमाका हुआ कि आसपास के लोग सहम गए। खबर है कि ओरियो शहर में तेल डिपो में हुए विस्फोट के बाद लोग अपने घरों में कैद हो गए। गनीमत यह रही कि कोई धमाके की चपेट में नहीं आया, लेकिन दावा है कि तेल डिपो का काफी हिस्सा बर्बाद हो गया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि वहां ड्रोन कैसे पहुंचा और किसने हमला किया। उधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महिला रेंजर पर जानलेवा हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। दावा है कि महिला रेंजर और वन विभाग की टीम गांव में दबिश देने पहुंची थी, जिसके बाद उन पर जानलेवा हमला किया गया। वीडियो में एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए भागता नजर आया और इस बीच महिला रेंजर के चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई दी। आरोप है कि महिला पर गांव वालों ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया था। में फॉरेस्ट की जो टीम है उसने आके तत्काल घटना के बाद बेलगहना चौकी में सूचना दी थी और इसमें 353 186 का अपराध भी उस व्यक्ति के विरुद्ध पंजीबद्ध कर लिया गया है। वर्तमान में वो फरार है, उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। असल में आरोप है कि जंगल से पेड़ों की कटाई के बाद ग्रामीणों ने उसका इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी सूचना पर रेंजर अपनी टीम के साथ दबिश देने के लिए पहुंची। इस दौरान महिला रेंजर पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई, साथ ही वन कर्मियों की भी पिटाई की गई। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन को हो रही हथियारों की कमी का तोड़ जर्मनी ने निकाल लिया है। उसने यूक्रेन के पड़ोसी देश स्लोवाकिया में हथियारों की मरम्मत के लिए एक प्लांट बनाने की पेशकश की, ताकि वो जंग में बर्बाद हुए खतरनाक हथियारों को फिर से इस्तेमाल में ला सके। इसके लिए उसने स्लोवाकिया में एक कारखाना बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें पश्चिमी देशों से मिले हथियारों को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाने का काम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्लोवाकिया की सीमा यूक्रेन से लगती है और यही वजह है कि यूक्रेन तक हथियार पहुंचाने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और जेलेंस्की की फौज को हथियारों की कमी नहीं होगी। जर्मनी के मुताबिक इस कारखाने में हॉवित्जर और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टमों की मरम्मत पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, ताकि रूस पर यूक्रेन का वार कमजोर न पड़े। दावा किया गया कि इस पर काम शुरू भी हो चुका है, जिसकी पुष्टि जर्मनी की रक्षा मंत्री क्रिस्टीन लम्ब्रेस्ट ने की। उन्होंने दावा किया कि स्लोवाकिया में बनने वाला ये कारखाना कुछ हफ्तों में पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जहां यूक्रेन के हथियारों को दुरुस्त करने का काम होगा। और इस बीच बिहार के मधेपुरा में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो जाती है और इस दौरान एक दूसरे पर कुर्सियां फेंककर मारपीट को अंजाम दिया गया। कोई कुर्सी उठाकर वार कर रहा था तो कोई दूसरी तरफ कुर्सी की ओट में छिपकर बचने की कोशिश में जुटा था। इतने से मन नहीं भरा तो हाथापाई भी होने लगी। जंग का मैदान तब बना जब मधेपुरे के मुरलीगंज में जेडीयू अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग कराई जा रही थी।
इस बीच दो गुट के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर मतदान में धांधली का आरोप लगा दिया, जिसके बाद मौके पर महाभारत का मंजर दिखाई देने लगा। मतदान की जगह रण क्षेत्र बन गया और एक दूसरे पर कुर्सियां फेंककर वार किया जाने लगा। इस मारपीट में घायल लोगों का मुरलीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की खबर आते ही इजराइल भी हरकत में आ गया। पता चला है कि एरो 4 नाम का डिफेंस सिस्टम तैयार करने के प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया गया है, जिसके जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल को रोका जा सकेगा। अब तक इजराइल के पास छोटे रॉकेट और छोटी मिसाइलें रोकने का इंतजाम तो है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल रोकना उसके आयरन डोम के बस की बात नहीं है। एक दिन पहले ही ईरान ने ऐसा दावा किया था कि इजराइल और अमेरिका दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ईरान ने दावा किया था कि उसने आवाज की गति से 5 गुना तेज चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। ऐसी मिसाइल जिसके जरिए पूरे इजराइल को निशाना बनाया जा सकता है। ये तो दुनिया पहले से जानती थी कि ईरान दशकों से हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की कोशिश में लगा है, लेकिन ईरान के हाथ हाइपरसोनिक मिसाइल लग गई है, ये खबर इजराइल की टेंशन बढ़ाने वाली है। इसीलिए इस खबर के फौरन बाद अमेरिका और इजराइल एक्शन में आ गए। हालांकि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का कोई सबूत पेश नहीं किया, इसीलिए अमेरिका और इजराइल फिलहाल खामोश हैं। माना जा रहा है कि दोनों देशों के खुफिया विभागों ने सच जानने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जो एक ही दिशा में नहीं जाती, बल्कि अपना रास्ता बदल सकती है। मिसाइल अगर रास्ता बदल ले तो वो डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है, लेकिन इजराइल मान रहा है कि उसके पास इंतजार करने का वक्त नहीं है, वो भी ऐसे वक्त में जब ईरान के ड्रोन पहले से यूक्रेन में धूम मचा रहे हों। इसीलिए इजराइल ने एरो 4 प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया है। इजराइल सालों से अमेरिका की मदद से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन अब तक उसे कामयाबी नहीं मिली। गुजरात के राजकोट में एक गाय ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिससे आदमी की मौके पर ही जान चली गई। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं, जहां एक आवारा गाय ने एक बुजुर्ग आदमी की जान ले ली। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे गाय ने उस आदमी का पीछा किया और उसे तब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। दरअसल बुजुर्ग आदमी किसी काम से घर से निकला और तभी सड़क पर घूमती आवारा गाय ने उस पर हमला कर दिया। पहले गाय ने उसे अपने सींग से उछालकर सड़क पर पटक दिया और फिर उसे ऐसे रौंदा कि जिससे उसकी मौत ही हो गई। और इस घटना के बाद से आसपास के इलाके के लोगों में डर फैल गया है। इस पूरे मामले का वीडियो सड़क किनारे लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। उधर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख सीमा पर अपनी तैयारियां और पुख्ता कर ली। खबर है कि वहां सैनिकों की तैनाती के लिए 3D शेल्टर होम और बंकर बनाए जाएंगे, जिन पर दुश्मन के गोलों का असर भी नहीं होगा। पूर्वी लद्दाख के पास तैयार इन शेल्टरों की खासियत यह है कि इन्हें आसानी से बनाया और मिटाया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें ऐसी तकनीक से बनाया गया है कि अगर बाहर का तापमान -20 डिग्री तक चला जाए तब भी शेल्टर होम के अंदर तापमान 15 डिग्री तक ही रहेगा। यानी खून जमा देने वाली सर्दी में भी सीमा के पास तैनात 20,000 से ज्यादा जवान चीन से मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ओरियन स्पेसशिप से पृथ्वी की पहली तस्वीरें भेजी गई हैं। अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा ने 50 साल बाद मून मिशन को लॉन्च किया है, जिसके तहत चांद पर ओरियन स्पेसशिप भेजा गया। ये स्पेसशिप 42 दिनों में चांद की यात्रा करके वापस लौटेगा। खबर है कि माली सरकार के वैगनर ग्रुप से हाथ मिलाते ही ब्रिटेन भड़क गया, जिसके बाद उसने वहां तैनात अपनी सेना की टुकड़ियों को लौटने का आदेश दे दिया, जिन्हें उसने विद्रोहियों से लड़ने के लिए 2020 में माली में तैनात किया था। इनका मकसद यूनाइटेड नेशंस के विश्व शांति मिशन को पूरा करना था। लेकिन माली की सरकार ने जैसे ही रूस के खूंखार वैगनर ग्रुप से हाथ मिलाया, ब्रिटेन इस बात से तमतमा उठा। क्योंकि ब्रिटेन का मानना है कि वैगनर ग्रुप के लोग पूरी दुनिया में खून खराबा करके आतंक फैलाने की कोशिश में हैं, जिसके खिलाफ यूएन कई सालों से काम कर रहा है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए ब्रिटेन ने अपने 14,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती माली में की थी, जिन्हें वो तय वक्त से 1 साल पहले ही वहां से हटाकर पश्चिम अफ्रीकी देशों में भेजेगा। इधर उत्तर प्रदेश के गोंडा से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 2 छात्रों के गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। वीडियो में कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को पीटते दिखे और इस दौरान लड़का जमीन पर गिर गया, जिसके बाद सब ने मिलकर उसकी लात घूंसों से पिटाई कर दी। मारपीट का ये वीडियो टॉमसन इंटर कॉलेज के अंदर का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा वीडियो पेड़ों के बीच सुनसान जगह का है, जहां गन पॉइंट पर एक लड़के की जमकर पिटाई की गई।
पहले लड़के को मारा पीटा गया, फिर उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। 8 नामजद लोग हैं और कुछ अज्ञात लोग जो पंजीकृत कराया गया। इसमें असलहा लेकर के दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो रही है। मारपीट का ये वीडियो किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने पीड़ित लड़के की तहरीर पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच खबर है कि बड़ी संख्या में बेलारूस पहुंचे पुतिन के सैनिकों ने वहां जंग की जोरदार तैयारी शुरू कर दी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सैनिकों के लिए वहां 3 ठिकाने बनाए गए हैं और इन्हीं ठिकानों पर पुतिन के जवान हमले की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और माना जा रहा है कि 24 फरवरी की तरह ही वो एक बार फिर पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला बोलने वाले हैं। और इस हमले के लिए बेलारूस से बेहतर कोई रास्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूक्रेन बेलारूस के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है, जिसका फायदा उठाकर पिछली बार भी पुतिन की फौज ने यूक्रेन के कई शहरों में एक साथ धावा बोला था। पिछली बार भी रूस ने सैन्य अभ्यास के बहाने अपनी बड़ी सेना बेलारूस पहुंचाई थी और इस बार भी दावा किया जा रहा है कि उसके करीब 10,000 सैनिक बेलारूस पहुंच चुके हैं, जबकि हमले से पहले 10,000 और सैनिकों को रूस बेलारूस भेजने वाला है। यानी कुल मिलाकर रूस के 20,000 सैनिक यूक्रेन के ठीक बगल में आकर जमा हो जाएंगे। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन का एक इशारा मिलते ही वो यूक्रेन पर हमला कर देंगे और यह हमला यूक्रेन पर जमीन से होगा, जबकि पिछले कई महीनों से रूस बेलारूस का इस्तेमाल मिसाइलों से हमले के लिए कर रहा है। और दावा है कि वो वहीं से बैठे बैठे कीव समेत दूसरे शहरों में धमाके कर रहा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन से जारी जंग जल्द खत्म करना चाहता है, इसीलिए वो आसमान से मिसाइलें और बम बरसाने के साथ ही जमीन से भी हमले की तैयारी कर रहा है। दावा किया गया कि बेलारूस पहुंचे रूस के सैनिकों के लिए 3 ठिकाने बनाए गए हैं, जहां उन्हें अलग अलग ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए बेलारूस के दक्षिण में 3 जगहों पर कुल 300 टेंट लगाए गए हैं और जिस जगह ये सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं वो यूक्रेन के उत्तर की सीमा से महज 160 किलोमीटर दूर है। मतलब ये कि रूस अपने सैनिकों को उस इलाके में ही जुटा रहा है जहां से यूक्रेन पर हमला करने में आसानी हो। और हमले का आदेश मिलते ही एक साथ हजारों सैनिक टैंक और दूसरे घातक हथियार लेकर यूक्रेन पर टूट पड़े। इस बीच दावा किया गया कि रूस ने बड़े और आधुनिक हथियार भी बेलारूस पहुंचाने शुरू कर दिए हैं और इसके लिए उसके मालवाहक विमान दिन रात काम में लगे हुए हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नवंबर के ही महीने में रूस के विमानों ने हथियार और गोला बारूद लेकर कई बार बेलारूस के चक्कर लगाए। दावा किया गया कि रूस ने इन्हीं विमानों के जरिए घातक मिसाइलें बेलारूस पहुंचाईं। इस बार की तैयारी को देखकर आशंका जताई जा रही है कि इस बार यूक्रेन पर होने वाला हमला पहले के हमले से कई गुना भीषण होगा। कहा जा रहा है कि इस बार भी हमले के दौरान एक साथ आसमान और जमीन दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जिस वक्त आसमान से यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलें बरस रही होंगी, ठीक उसी वक्त रूस के हजारों सैनिक टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लेकर बेलारूस की सीमा से हमला बोल देंगे और रूस के सैनिक बेलारूस में इसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। रूस की फौज का यूक्रेन के सैनिकों पर हमले का एक और वीडियो जारी हुआ, जिसमें उसकी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया और उसी के सबूत के तौर पर ताबड़तोड़ बमबारी का वीडियो रूस ने जारी किया। रूसी सैनिक मोर्टर से यूक्रेन की फौज पर जबरदस्त हमले करते नजर आए। दावा किया गया कि हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए। इस दौरान उनकी कई बख्तरबंद गाड़ियां और हथियारों से लैस टैंकों को भी तबाह कर दिया गया। रूस ने दावा किया कि इसी तरह बाकी इलाकों में भी उसके जवान यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर होंगे। आज सुबह 11 बजे हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर जाएंगे, जहां उनसे अवैध खनन मामले में पूछताछ होगी। इस दौरान महागठबंधन के विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री आवास पर डटे रहेंगे। उधर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने पहली बार यूक्रेन में जंग लड़ रहे अपने लड़ाकों की संख्या बता दी। जिस दिन से युद्ध छिड़ा है, कादिरोव के लड़ाके तभी से जंग के मैदान में डटे हैं और उन्होंने यूक्रेन की सेना के छक्के छुड़ाने में रूसी फौज की बड़े पैमाने पर मदद भी की। तभी तो पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव और चेचन लड़ाकों की बात आते ही यूक्रेन की सेना खौफ से भर जाती। लेकिन जंग के मैदान में जेलेंस्की की सेना को नाकों चने चबवाने वाले चेचन लड़ाकों की संख्या पर अब तक सस्पेंस बरकरार था, जिससे रमजान कादिरोव ने पर्दा उठा दिया और अपने टेलीग्राम पेज के जरिए बताया कि 20,000 चेचन लड़ाके युद्ध के मैदान में अब तक अपना दम दिखा चुके हैं। साथ ही कादिरोव ने यह भी बताया कि फिलहाल 9,000 चेचन लड़ाके यूक्रेन की सेना से दो हाथ कर रहे हैं। मतलब अब भी चेचन लड़ाके यूक्रेन में मोर्चे पर डटे हैं।
और वो अब जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं। पूरे यूक्रेन को रूस का बताने वाले कादिरोव वहां कहर बरपा देना चाहते हैं, यानी आने वाले वक्त में यूक्रेन को चेचन लड़ाकों का खतरनाक हमला झेलना पड़ सकता है। और कहा जा रहा है कि उस हमले का अंजाम ऐसा होगा जैसा ज़ेलेंस्की ने सोचा भी नहीं होगा। हालांकि बीते 8 महीनों में अब तक कई बार चेचन लड़ाके ये दिखा चुके हैं कि उन्हें हल्के में लेना यूक्रेन की बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। कादिरोव के लड़ाकों ने मारियोपोल में भी दिखा दिया था कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वही यूक्रेन का एक ऐसा शहर है जहां ज़ेलेंस्की की फौज को सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी थी। जंग के शुरू के महीनों में ही चेचन लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर वहां कहर ढा दिया था। हालांकि कुछ रोज पहले यूक्रेन ने खैरसॉन में 40 चेचन लड़ाके मार गिराए थे और कादिरोव ने भी उनके मारे जाने की बात कबूल की थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कादिरोव हार मानकर बैठ गए हैं। जंग में चेचन लड़ाकों की संख्या बताने के साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि चेचन लड़ाकों ने अब तक अपने हर मिशन को पूरा करके ही दम लिया है और वो आगे भी रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए कादिरोव ने यह साफ कहा कि उन्होंने अपने कमांडरों को निर्देश दिया है कि चेचनिया के लोग अगर उनकी फौज में शामिल होना चाहें तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों को जंग के मैदान में उतारा जा सके। वैसे भी कादिरोव के बारे में कहा जाता है कि वो जो ठान लेते हैं उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उनके एक इशारे पर चेचन लड़ाके कत्लेआम मचा सकते हैं। बेरहम चेचन लड़ाकों से दया की उम्मीद नहीं की जाती। ऐसा कहा जाता है कि उनके जंग में उतरते ही दुश्मन मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं और इसके पीछे की वजह है उनकी सख्त ट्रेनिंग और अपने कमांडर कादिरोव के लिए उनकी वफादारी, जिनका आदेश मिलते ही वो कहीं भी तबाही मचाने के लिए टूट पड़ते हैं। यूपी के सहारनपुर के एक गांव की बस्ती में अचानक आग लग गई, जिससे गांव वालों का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आसमान से उठती आग की लपटें और धू धू कर जलती ये बस्ती। ये तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं, जहां आग का तांडव देखने को मिला। सहारनपुर के रायपुर गांव की एक बस्ती में वन गुर्जरों के डेरों में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस आग की जद में जो भी आया सब जलकर राख हो गया। आसपास की कई झोपड़ियां और बस्ती में रखा गांव वालों का लाखों का सामान इसकी चपेट में आकर जल गया। इतना ही नहीं, इस भीषण आग की चपेट में आने से कई मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा। आग की लपटों को उठता देख मौके पर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत कर गांव वालों ने आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चला। इस मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है और आग की सही वजह पता लगाने में जुट गई है। अभी 3 दिन पहले इस्तांबुल में विस्फोट हुआ था, जिसके लिए तुर्की ने सीधा पीकेके यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन पीकेके ने हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। लेकिन तुर्की अड़ा रहा और कहता रहा कि हमला कुर्द लड़ाकों ने ही किया था। और इस्तांबुल में इस बार हुए हमले के बाद तो तुर्की की सरकार का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। 4 दिन में दूसरी बार ऐसा मौका आया जब धमाके की आवाज से इस्तांबुल दहल उठा। धमाका इतना जबरदस्त था कि 3 कारें जल गईं और उनमें लगी आग की लपटें दूर से दिखाई दी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई। 3 दिन पहले यानी रविवार को तुर्की में इससे भी बड़ा धमाका हुआ था, वो भी दिन दहाड़े। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिसके बाद तुर्की की सरकार ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी और सबसे पहला शख्स इस्तांबुल से ही गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद तुर्की की पुलिस ने 1200 सीसीटीवी खंगाले और इस्तांबुल की 21 अलग अलग जगहों पर छापे मारे और करीब 46 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन ये तो वो लोग हैं जिन्होंने प्लान पर काम किया। तुर्की को उन लोगों की तलाश है जिन्होंने प्लान बनाया और इस्तांबुल को दहलाने की साजिश रची। तुर्की उनकी खोज में जुट चुका है। और तुर्की के गृह मंत्री इस मामले में अमेरिका पर उंगली उठा रहे हैं, जबकि अमेरिका नेटो में तुर्की का साथी है। लेकिन तुर्की पहले ही जता चुका है कि कुर्द लड़ाकों को खत्म करने के लिए वो किसी भी ताकतवर देश से दुश्मनी मोल ले सकता है, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। तुर्की के गृह मंत्री ने बयान दिया कि वो अब अमेरिका का धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी पीकेके का साथ दे रहा है वही असली दगाबाज है। तुर्की ने यह भी कहा कि इस बयान के बाद अमेरिका और तुर्की के रिश्ते पर उंगली भी उठेगी, क्योंकि दोनों नेटो में साथ हैं। लेकिन कुर्दों के मामले में तुर्की उस पर भरोसा नहीं करता और खुद ही कुर्दों को मारने का बड़ा ऑपरेशन चला रहा है, जिसमें तुर्की के साथ ईरान भी जुड़ चुका है। मतलब अमेरिका का कट्टर दुश्मन तुर्की का दोस्त बन चुका है, वो भी कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए। और अब तो तुर्की खुलेआम अमेरिका को हमले की धमकी दे रहा है। वहां के अमेरिकी राजदूत की कोई बात नहीं सुन रहा और उसने उनकी इस्तांबुल हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि तक को नहीं माना। यानी कुर्दों के मुद्दे पर दुनिया का एक हिस्सा उबल रहा है, जिसकी अगुवाई कर रहा है तुर्की, जो कुर्दों को मारने के लिए कोई सीमा नहीं देखता और जब चाहे अपने पड़ोसी देशों में घुसकर उन्हें मार देता है।
और इसी चक्कर में वो बाइडेन को दुश्मन बनाने पर तुला हुआ है। और उधर बिहार की राजधानी पटना से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक पुलिस वाले ने शिकायत लेकर थाने पहुंचे परिवार को जमकर पीटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में वर्दी पहने एक पुलिस वाला मारपीट करता दिख रहा है, जबकि एक दूसरा पुलिस वाला मारपीट शांत कराता नजर आया। इस दौरान एक सफेद रंग की टी शर्ट पहने लड़का भी मारपीट करता नजर आया। मारपीट के बीच महिलाएं भी दिखीं, जो बार बार अपने परिवार के सदस्यों को बचाती नजर आ रही हैं। असल में आरोप है कि पीड़ित परिवार अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचा था, जहां किसी बात को लेकर दारोगा से परिवार की कहासुनी हो गई और फिर बात देखते ही देखते मारपीट तक पहुंच गई। लुहांस्क में रूस के सैनिक बख्तरबंद गाड़ी के साथ बारूदी सुरंग की चपेट में आ गए, जिसका वीडियो यूक्रेन के मीडिया ने जारी किया, जिसमें रूस की बख्तरबंद गाड़ी के परखचे उड़ते नजर आए। वीडियो में दिखा कि बारूदी सुरंग पर जैसे ही गाड़ी का टायर चढ़ा, जोरदार धमाके के साथ आग की लपटें उठने लगी, जिसके धुएं ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया। इस विस्फोट में मारे गए सैनिकों के शव इधर उधर बिखर गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि मलबा हवा में उड़ने लगा। ऐसा लगा मानो आसमान से मलबे की बरसात हो रही हो। आसपास के मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि रूस के सैनिक अपनी ही बिछाई बारूदी सुरंग का शिकार हुए, जिसमें उसके कई जवान मारे गए। कीव पर हमले के एक दिन बाद ही रूस ने जापोरिजिया शहर पर भी मिसाइलों से हमला बोल दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना ने जापोरिजिया के एक इलाके में एक के बाद एक 3 मिसाइलें दागी, जिनके फटते ही वहां का एक बड़ा इलाका थर्रा उठा और कई इमारतें रूसी मिसाइलों के हमले की जद में आ गई। आग लगने से कई बिल्डिंगों को भारी नुकसान पहुंचा। रूस के इस हमले के बाद यूक्रेन ने एक बार फिर आरोप लगाया कि पुतिन बड़ी तबाही लाना चाहते हैं, जिसके लिए वो उस शहर को निशाना बना रहे हैं जहां यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यूक्रेन ने यह भी आरोप लगाया कि पुतिन जानते हैं कि यह हजारों लोगों की मौत का बुलावा हो सकता है, क्योंकि मिसाइल के प्लांट से टकराने के बाद रेडिएशन से होने वाली तबाही रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। इसी वजह से यूक्रेन ने जापोरिजिया में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए थे। और उसने 2 रोज पहले ही दावा किया था कि जापोरिजिया को निशाना बनाने से पहले ही रूस की कई मिसाइलों को मार गिराया गया था। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम से अटैक के बाद भी कुछ रूसी मिसाइलें जापोरिजिया के अलग अलग हिस्सों में गिरी थी। और इसके ठीक 2 दिन बाद रूसी फौज ने फिर मिसाइलों से जापोरिजिया को निशाना बनाया, जिसके बाद माना जा रहा है कि रूस अब मिसाइलों के हमलों से ही यूक्रेन को घुटनों पर लाने में जुट गया है। साथ ही वो जापोरिजिया में हमले करके यूक्रेन को ब्लैकमेल भी कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन कई बार न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बढ़ रहे खतरे को दुनिया के सामने ला चुका है, जिसके बाद रेडिएशन पर नजर रखने वाली यूएन की संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी कई बार जापोरिजिया का दौरा कर चुकी है। इतना ही नहीं, वो रूस को वहां छिड़ी जंग के खतरे से आगाह भी कर चुकी है, लेकिन उसकी मिसाइलें रुक ही नहीं रही हैं। और 2 दिनों में उसने कीव समेत कई शहरों में तबाही मचा दी। कीव पर तो रूस का हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया गया। इसके बाद यूक्रेन ने कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती तेज कर दी, जहां रूसी सेना की मिसाइलों के हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ी संख्या में तैनात कर दिया है। यह भी बताया गया कि अगर रूस ने फिर मिसाइलों से हमला किया तो उसे करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें आसमान में ही मार गिराएंगे। यूक्रेन ने कीव, चर्नीव, पुल्तावा और चरकासे समेत कई शहरों में घातक एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करने का दावा किया। ये शहर उन 7 शहरों में शामिल हैं जिन पर एक रोज पहले ही रूस के खतरनाक हमले होने की आशंका जता दी गई थी, और उसके कुछ घंटे बाद ही उसने भीषण हमला बोल भी दिया था। अमेरिका के मैरीलैंड में एक इमारत में धमाके के बाद आग लगने से 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हादसे की वजह का तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जबकि धुएं का गुबार तेजी से आसपास फैलने लगा, जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी खबर दी गई और थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई और इस आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही उस इमारत में फंसे लोगों को भी बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तब तक कई लोग घायल हो चुके थे, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। खबर है कि रूस के मिसाइल हमलों की वजह से यूक्रेन सहम गया और आनन फानन में पूरे देश में इमरजेंसी ब्लैकआउट की घोषणा कर दी गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसकी वजह से पूरा यूक्रेन अंधेरे में डूब गया, क्योंकि इस बार पुतिन ने 1-2 नहीं बल्कि करीब 100 मिसाइलों से यूक्रेन को दहला दिया। इस मिसाइल अटैक ने यूक्रेन के शहरों को इतना नुकसान पहुंचाया जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस बार यूक्रेन पर रूस का हमला गुस्से में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हमला था, और रूस की मिसाइलों ने उन्हीं जगहों पर तबाही मचाई जहां से यूक्रेन के लोगों को बिजली की सप्लाई होती है।
या यूं कहें कि रूस ने जितनी भी मिसाइलें दागी उनके निशाने पर यूक्रेन के पावर प्लांट थे। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस के मिसाइल अटैक में उसके 15 पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से अलग अलग शहरों में 70 लाख से ज्यादा घरों में बिजली गुल हो गई। Важко пораненого, зараз він на операційному столі. यानी जैसे जैसे मिसाइलों के धमाके से यूक्रेन के पावर प्लांट तबाह होते गए, वहां के शहर अंधेरे में डूबते गए। इसीलिए इसे 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। दावा किया गया कि यह हमला इतना प्रचंड था कि यूक्रेन के लाखों घर महज कुछ ही मिनटों के अंदर अंधेरे में डूब गए, क्योंकि पुतिन ने अपनी घातक मिसाइलों का मुंह यूक्रेन के अलग अलग शहरों की तरफ मोड़ दिया, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ। मतलब वो आशंका सच साबित हो गई कि खैरसॉन में बाजी पलटने से बौखलाए पुतिन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन ने पहले ही अपने 7 शहरों में अलर्ट भी जारी किया था और हमले से कुछ देर पहले वहां के कई शहरों में खतरे के सायरन भी सुनाई दिए थे। रूस की इस एयर स्ट्राइक से यूक्रेन के लोग दहशत में आ गए, जिसके बाद खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उनका हौसला बढ़ाने के लिए सामने आए। нашу енергетику в багатьох містах нашої держави ми працюємо. मतलब ये कि पुतिन ने इस खौफनाक हमले से अपने इरादे एक बार फिर जाहिर कर दिए और खुद ज़ेलेंस्की ने भी मान लिया कि आने वाले दिनों में उनकी परेशानी और बढ़ सकती है, क्योंकि इस बार के हमले में पुतिन का टारगेट वो इलाके रहे जहां से यूक्रेन को बिजली सप्लाई होती है, जिन्हें पुतिन की मिसाइलों ने खड़े खड़े उड़ा दिया और ज़ेलेंस्की मुंह ताकते रह गए। यानी पुतिन की मिसाइलों ने जिन इलाकों में तांडव किया वो यूक्रेन की लाइफलाइन थे और पुतिन ने वहां अटैक करके वो लाइफलाइन ही काट दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कीव, ज़टोमर, चेर्नोबिल, लवीव, ओडेसा, खार्किव, ज़ापोरिजिया और दनीप्रोपेट्रोव्स्क जैसे इलाके अंधेरे में डूब गए और वहां से बिजली सप्लाई ठप होने की वजह से यूक्रेन के दूसरे शहरों में भी लाखों घरों में अंधेरा छा गया और पीने के पानी का भी भारी संकट खड़ा हो गया। ऐसे में अगर ज़ेलेंस्की ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो यूक्रेन में अंधेरा बढ़ता जाएगा। हालांकि खबर है कि फिलहाल उनके पास पुतिन के इस पावर कट प्लान का तोड़ नहीं है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यह प्लान पुतिन के नए जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने बनाया है, जिन्हें कुछ अलग करने के लिए ही जाना जाता है। दावा है कि उन्होंने सीरिया में कुछ इसी तरह का प्लान बनाकर सबको चौंका दिया था और पुतिन ने जैसे ही उन्हें यूक्रेन की कमान सौंपी, कीव समेत यूक्रेन के उन बड़े शहरों पर मिसाइलें बरसने लगी जहां यूक्रेन के अहम पावर प्लांट मौजूद हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के हमलों में यूक्रेन के करीब 50% पावर प्लांट बर्बाद हो चुके हैं, जिनकी मरम्मत के काम में यूक्रेन को कई महीने लग जाएंगे।